कर चुके थे अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, और उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का रिएक्शंस क्या हुआ था डिफरेंट पीपल पे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। उसके बाद आपको हम ये भी बता चुके थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने बंद किया था, तो बंद करने के पीछे उनका क्या लॉजिक था। आफ्टर मतलब कि साइमन कमीशन और लाहौर सेशन, गांधी जी एक फिर से मास मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते थे, फिर से एक ऐसा मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते थे जिसमें इंडिया के ईच एंड एवरी सेक्शन सोसाइटी के लोग हैं वो पार्टिसिपेट करें। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया इस बार सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। लेकिन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले उन्होंने क्या किया कि एक लेटर लिखा। आप देखिएगा कि यहाँ पर 31 जनवरी 1931 को उस समय के जो वायसराय इरविन थे उनको उन्होंने एक लेटर लिखा। उस लेटर में उन्होंने टोटल 11 डिमांड रखा था, ठीक है ना। उस 11 डिमांड में बहुत सारा तो कॉमन डिमांड था, बहुत सारा डिमांड जो था वो इंडस्ट्रियल लेबर को लेकर के था, बहुत सारा डिमांड जो था वो पीजेंट को लेकर के था। इंडस्ट्रियल लेबर से हो सकता है कि उनका वेजेस को बढ़ाया जाए, वर्किंग आवर को घटाया जाए, पीजेंट के लिए था। और उसमें से एक डिमांड जो था वो था सॉल्ट पे लगा हुआ टैक्स को लेकर। उस समय इंडिया के अंदर में जो सॉल्ट बनता था, जो ब्रिटिशर्स बनाते थे, तो उसके ऊपर वो टैक्स वसूलते थे। तो गांधी जी चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स है जो सॉल्ट पर जो टैक्स लेते हैं उसको छोड़ दें, उसको हटा दें, क्योंकि सॉल्ट जो है ये कॉमन घर तक जाता है, कॉमन आदमी भी यूज करता है, और टैक्स लगने के कारण क्या होता है कि उसका जो दाम है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। मतलब उससे क्या होता है कि एक कॉमन आदमी के ऊपर में एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है। तो उन्होंने 11 डिमांड को लेकर के एक लेटर लॉर्ड इरविन को लिखा और उन्होंने अल्टीमेट दिया। अल्टीमेट होता है कि आप मेरा डिमांड को अगर आप 11 मार्च तक नहीं मानते देन उसके बाद हम एक मास मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो कांग्रेस का प्लान था कि हम एक कैंपेन चलाएंगे इसके खिलाफ। किसके खिलाफ? तो सॉल्ट लॉ के खिलाफ। फाइनली क्या हुआ कि लॉर्ड इरविन ने इस 11 डिमांड में से किसी भी डिमांड को नहीं माना, पूरी तरीके से इसको नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद 12 मार्च को स्टार्ट होता आपका सॉल्ट मार्च। जस्ट एक दिन बाद 12 मार्च को आपका सॉल्ट मार्च स्टार्ट होता है। सॉल्ट मार्च जो स्टार्ट होता है वो आपका साबरमती आश्रम से स्टार्ट होता है और गुजरात में समुद्र के किनारे एक दांडी जगह है वहां तक होता है, ठीक है। ये जो पूरा मतलब कि दांडी से लेकर के साबरमती तक का जो डिस्टेंस है करीब 240 माइल्स, 240 माइल था। और ये 240 माइल को गांधी जी ने 24 डे में कवर किया। जो उनका ये मार्च था वो 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे थे। तो करीब 24 दिन और करीब 240 माइल का डिस्टेंस उन्होंने कवर किया। जो ये मार्च मतलब कि ये जो जा रहे थे उनके साथ 78 वॉलेंटियर्स थे जो उनके साथ ही थे गांधी जी के। जब ये जाते थे इनका पूरा जो मार्च था वो पैदल ही था। इन्होंने दांडी मतलब साबरमती आश्रम से दांडी तक का जो सफर था वो पैदल ही कवर किया, 24 दिन में कवर किया। लगभग 10 माइल ईच डे वो कवर करते थे। रास्ते में बहुत सारे जो लोग थे वो गांधी जी का इंतजार करते थे। गांधी जी भी रास्ते में चलते थे और जहां लोगों की भीड़ होती थी वहां पे गांधी जी रुकते थे और उनको क्या करते थे, उसको रिप्रेजेंट करते थे। उनके सामने अपनी बातों को रखते थे या अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते थे और फिर वो आगे बढ़ जाते थे। फिर आगे बढ़ते थे, फिर लोगों की एक जुलूस जमा रहता था। जस्ट लाइक कैसे होता है कि पब्लिक स्पीच देना, तो मीटिंग नहीं होता है, जैसे रैली होता है जहां पे बहुत सारे लोग जमा होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी आता है, स्पीच देता है, अपनी बातों को रखता है। तो सेम गांधी जी जैसे मूव करते थे तो बहुत सारे लोग जो थे रास्ते में जमा रहते थे। गांधी जी उन लोगों को अपनी बातें रखते थे उनके बीच और इस तरीके से चलते चलते वो 24 डे के बाद दांडी पहुंचे। दांडी पहुंचने के बाद समुद्र के पानी से उन्होंने नमक बनाया
और नमक बनाने के बाद उन्होंने जो सॉल्ट के ऊपर में टैक्स लगा हुआ था उसको पेड करने से मना कर दिया। जो टैक्स ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट के ऊपर लगाया था उसको पेड करने से मना कर दिया। अब यहीं से आया सिविल डिसओबीडियंट। ओबीडियंट अगर होते तो सॉल्ट पे जो टैक्स लगा हुआ था वो पेड करते, लेकिन डिसओबीडियंट मतलब ये बात नहीं मानना था, तो नहीं मानना था तो उन्होंने सॉल्ट पे टैक्स देने से मना कर दिया। और यहां से डांडी से फिर से एक नया मूवमेंट स्टार्ट होता है, एंड दैट मूवमेंट इज कॉल्ड सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। अब हम बात करते हैं कि ये जो सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट था वो 1920 या 21 में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था उससे किस तरीके से डिफरेंट था, तो दोनों में क्या फर्क है? दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। आप देखिएगा तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में वो सारी चीजें हैं जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में था। एक एक्स्ट्रा चीज क्या था कि सिविल डिसओबीडियंट। डिसओबीडियंट मतलब कि जो भी गलत लॉ लगाया हुआ है या जो भी गलत कानून बनाया गया है ब्रिटिशर्स के थ्रू, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, हम उसका पालन नहीं करेंगे। तो इसमें था कि डिसओबीडियंट मतलब कि ब्रिटिशर्स का कोई भी ऐसा लॉ जो अनलॉफुल है उसको हम फॉलो नहीं करेंगे, और बाकी नॉन कोऑपरेशन तो करेंगे ही करेंगे। तो जैसे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो फिर वो सारी बातें हुई जो नॉन कोऑपरेशन में हुआ था, और उसके साथ सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो लोग थे उन्होंने सॉल्ट पे टैक्स पेड करने से मना कर दिया। बहुत सारे जो वर्कर थे ब्रिटिशर्स का जो सॉल्ट की फैक्ट्री थे उसके जाकर के धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, उसके आगे जाके उन्होंने कैंपेन करना शुरू कर दिया। बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने ब्रिटिश गुड्स को बाइकॉट किया, ब्रिटिश क्लॉथ्स को बाइकॉट किया। दे बॉर्निफाइड द ब्रिटिश क्लॉथ्स। बॉर्निफायर का मतलब कि उन्होंने फिर से ब्रिटिशर्स कपड़े को एक जगह जमा किया और जमा करने के बाद उसको आग लगा दिया। बहुत सारे जो विलेज के ऑफिसर्स थे या शहर के अंदर में जो ऑफिसर्स थे उन्होंने रिजाइन करना शुरू कर दिया, फिर से रिजाइन देना शुरू किया, मतलब कि हम ब्रिटिशर्स के अंडर में काम नहीं करेंगे। औरतें थी वो लिक्वर शॉप पे पिकेटेड ऑन द लिक्वर शॉप। पिकेटेड ऑन द लिक्वर शॉप का मतलब होता है कि उन्होंने शराब की दुकान पे धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। बच्चे जो थे स्कूल जाना छोड़ दिए, लॉयर जो थे कोर्ट में प्रैक्टिस करना छोड़ दिए, टीचर जो थे स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिए। तो मतलब आप देखिएगा तो यहाँ पे दो चीज हो रहा, नॉन कोऑपरेशन के साथ ही साथ सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट भी शुरू हो गया। यहीं पे क्या हुआ था कि आपको बताए होंगे कि प्लांटेशन वर्कर जो भी मतलब प्लांटेशन वर्कर के लिए भी एक लॉ बना हुआ था, वो तो अलग था। ट्राइबल पीपल, जो ट्राइबल पीपल जो आदिवासी थे उनके लिए एक लॉ था कि विदाउट परमिशन जो भी आदिवासी है या जो ट्राइबल पीपल है वो जंगल के अंदर नहीं जा सकते हैं, वो अपने जानवरों को जंगल के अंदर नहीं चरा सकते हैं, जंगल से जाकर वो लकड़ी को नहीं चुन सकते हैं। जैसे ही ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ, फिर से जो ट्राइबल पीपल थे फिर वापस इस लॉ को ब्रेक करके जंगल के अंदर इंटर कर गए। वो अपना जानवरों को चराना शुरू कर दिए, जंगल से लकड़ियां चुनना शुरू कर दिए, जंगल से फल फ्रूट्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिए, और उनको ये लगने लगा कि जंगल पे मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे ब्रिटिशर्स हमसे छीन नहीं सकते। तो यहाँ पर भी जो ट्राइबल पीपल थे उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिशर्स का रूल था उसको वायलेट किया। अब ये आंदोलन थोड़ा और उग्र होने लगा। इसको दबाने के लिए फिर ब्रिटिशर्स ने, अब ऐसा तो नहीं था कि जब ये आंदोलन शुरू हो गया तो ब्रिटिशर्स हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा। अब ब्रिटिशर्स क्या किए, तो ब्रिटिशर्स क्या किए कि वन बाय वन जितने भी बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर थे उनको वो अरेस्ट करना शुरू किया, और अरेस्ट करके उनको वो जेल में डालना शुरू कर देता। तो पहला काम क्या करता कि वो अरेस्ट करता, अरेस्ट करके उनको जेल में डालता, क्योंकि अगर बड़े लीडर को हम अरेस्ट कर लेते हैं और उनको जेल में डाल देते हैं तो फॉलोअर अपने आप शांति से चुपचाप बैठ जाएगा। मामला तब और बिगड़ गया जब खान अब्दुल गफ्फार खान गांधी जी के बहुत बड़े ही फॉलोअर थे, भक्त थे, उनको अरेस्ट कर दिया गया। और उनको जो अरेस्ट किया गया था अप्रैल 1930 में उनको अरेस्ट किया गया। उनके अरेस्ट करने के बाद
मामला और बिगड़ गया। पेशावर, जो आप जानते हैं कि पेशावर अब पाकिस्तान के अंदर है, वहां पे कुछ लोगों ने आंदोलन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे इसके खिलाफ, और वहां पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ओपन फायरिंग करवा दिया। जैसी ओपन फायरिंग करवाया, तो जानते हो कि ओपन फायरिंग होगा तो गोली किसी को पहचानता नहीं है, इसमें बहुत सारे जो लोग थे वो मारे गए। इसके बाद जो लोग थे उनका गुस्सा अपने पिक पॉइंट पर पहुंच गया। उसके बाद तो उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट जगह पे हमला करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे वो अटैक करना शुरू कर दिए, पब्लिक बिल्डिंग पर हमला करना शुरू कर दिया, पोस्ट ऑफिस पे हमला शुरू कर दिया, फिर पुलिस स्टेशन पे हमला करना शुरू कर दिया। और इस तरीके से क्या हुआ, पुलिस और एक जनरल पीपल के बीच में एक क्लैश हो गया। अब ये आंदोलन चल रहा था, बिल्डिंग मतलब जो लोग हैं वो डिफरेंट पब्लिक प्लेसेस पे हमला कर रहे हैं, पब्लिक और पुलिस के बीच में एक तरह से क्लैश हो रहा है। इसके कुछ महीने बाद गांधी जी खुद को अरेस्ट करवा लेते हैं। अरेस्ट करवाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि फिर भी ये आंदोलन रुकता नहीं है और उग्र होते जाता है, जिसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी जी फिर से इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद 5 मार्च 1931 को ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा था इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के पीछे क्या था कि उनका लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौता हो गया, और समझौता होता है, लॉर्ड इरविन इनको बोलते हैं कि आप रोड पे खड़े हो करके और कुछ भी डिमांड कीजिएगा तो वो पूरा नहीं होगा। आपका जो भी डिमांड है अगर आप चाहते हैं कि वो फुलफिल हो तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने आंदोलन को पहले बंद कर दीजिए और बंद करके मेरे साथ लंदन चलिए। लंदन में चल करके वहां जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर अपनी बातों को रखिए और हम आपकी बातों पे गौर करेंगे और आपकी बातों को मानेंगे। लॉर्ड इरविन, उसको गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है, गांधी और इरविन के बीच में यह समझौता हो गया। उसके बाद गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को इस आंदोलन को बंद कर दिया, और बंद करने के बाद गांधी जी लंदन चले जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने। इनको उम्मीद थी कि वो ब्रिटेन जाएंगे, लंदन जाएंगे, पार्लियामेंट के अंदर अपनी कुछ डिमांडों को रखेंगे और उस डिमांड को ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो फुलफिल करेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटिशर्स का मकसद सिर्फ था कि सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को किसी तरीके से बंद करना, और उसमें वो कामयाब हो गए। गांधी जी को समझाने में कामयाब हो गए। गांधी जी ने इस सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को बंद कर दिया, और बंद करने के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन चले गए। लंदन में जो पार्लियामेंट था, उस पार्लियामेंट के सीढ़ियों पे इनको कई घंटों तक बैठा कर रखा गया। उसके बाद इनको पार्लियामेंट के अंदर बुलाया जाता है, और पार्लियामेंट के अंदर बुलाने के बाद इनकी एक भी बात को नहीं मानी जाती है। गांधी जी को इसमें काफी ज्यादा निराशा होता है, और इनको एहसास हो चुका था कि ब्रिटिशर्स ने उनके साथ चीट किया है। वो निराश मन से वापस, क्योंकि वो गए थे बहुत उम्मीदों के साथ कि हम लंदन जा रहे हैं, वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर अपनी बातों को रखेंगे और शायद ब्रिटिशर्स हमारी बातों को मानेंगे, लेकिन जब उनकी किसी भी बात को नहीं मानेंगे तो निराश मन से फिर वापस इंडिया आते हैं और फिर से लोगों को बोलते हैं कि फिर से आप सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट कीजिए। लेकिन एक बार जब मूवमेंट बंद हो गया तो फिर स्टार्ट होना उतना आसान नहीं था। गांधी जी के दोबारा स्टार्ट करने के बावजूद ये सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट धीरे धीरे कमजोर होता चला गया, और फाइनली अपने आप ये गांधी जी ने उसको बंद कर दिया। तो कुल मिलाकर के सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को अगर शॉर्ट में समझे तो ये था क्या? तो ये था कि जो भी अनलॉ या अनजस्टिस वाला जो लॉ है जो ब्रिटिशर्स ने इंडियन के खिलाफ बनाया है, हम उसको नहीं मानेंगे, हम उसको बायकॉट करेंगे। इसकी जो शुरुआत होती है वो डांडी मार्च से शुरू होती है। डांडी मार्च में क्या था कि साबरमती से लेकर के डांडी तक का एक सफर था जो 78 फॉलोअर के साथ हो जाते हैं।
वहां जा करके डांडी में नमक बनाते हैं और गवर्नमेंट को नमक पे लगा हुआ टैक्स पेड करने से मना कर देते हैं। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट होता है। इसमें दो चीज होता है, वो सारी चीजें होती है जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में होता है, मतलब बायकॉट करने से लेकर के सब कुछ, और दूसरा चीज होता है कि जो भी लॉ है उसको ब्रेक किया जाता है। ब्रिटिशर्स अरेस्टिंग का काम करते हैं, पेशावर में गोली चल जाता है, मामला और बिगड़ जाता है। फिर यहाँ पर आप देखिएगा कि इंडस्ट्री पर हमला हो जाता है, पुलिस स्टेशन पर हमला होता है, म्युनिसिपल बिल्डिंग पे हमला होता है। उसके कुछ दिन बाद गांधी जी खुद को अरेस्ट करवाते हैं। मामला जब और बिगड़ता है तो गांधी इरविन के बीच में समझौता होता है। समझौता के बाद गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने लंदन जाते हैं। लंदन में उनकी किसी बात को नहीं माना जाता है, वो वापस इंडिया आते हैं, फिर से दोबारा सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन तब तक वो कमजोर हो चुका था और कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स जो इस मूवमेंट को बंद करना चाहते थे वो उसमें कामयाब हो चुके थे। एक चीज आपको बताना ये जरूरी है कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कंपेयर में काफी ज्यादा बड़ा था और फर्स्ट टाइम इसमें इंडिया के ईच एंड एवरी सेक्शन सोसाइटी पार्टिसिपेट कर रहा था। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कंपेयर में बहुत बड़ा मूवमेंट था और शायद ऐसा आभास हो गया था कि अगर ये मतलब कि गांधी जी इसको नहीं बंद करते तो शायद इंडिया उसी समय आजाद भी हो जाता। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगले